ये सब पढ़ाते हैं कि जहांगीर की माँ हिंदू थी, शाहजहां की माँ हिंदू थी। क्या ऐसी भी कोई घटना है जिसमें इनकी लड़कियों ने हिंदू राजकुमारों से शादी की? ऐसा कोई इतिहास में आप ये लगा लें, औरंगजेब की लड़की ने शिवाजी को भगाने में मदद की थी, लेकिन वो भी शादी नहीं कर पाई। हिंदू लड़की से शादी करना जायज, उन्हीं राजकुमारों, उन्हीं राजघरानों की लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले, वो अवैध। तो ये तो इतिहास का एक अभिनंग है। अब अगर मैं आपको बताऊं, पठान ब्राह्मणों का एक गोत्र, कोई भी इसे विश्वास नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपको ये जब ये देखेंगे, कहने का शकुनी का, कहने का गंधारी कहाँ की थी? गंधार की। तो वहाँ ब्राह्मण भी रहे होंगे, उनका गोत्र भी अफगान रहा होगा। वो क्षेत्रीय, क्योंकि हर क्षेत्र के ब्राह्मण के गोत्र अलग अलग। आज में सब जितने भी ब्राह्मण गोत्र के लोग थे सब मुसलमान। वो तब भी शकुनी के खानदान के थे, अभी भी वो बम फाड़ते हैं, वो शकुनी के ही काम करते हैं, क्योंकि उसका तो खानदानी पेशा है। अगर आप जेनेटिकली उसके रेस के हिसाब से देखें, यानी जब महाभारत होने के बाद युधिष्ठिर ने एक यज्ञ करने का विचार किया कि भाई एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिसमें भारत को एकीकृत किया जाए, तो जो शकुनी मामा का लड़का था उसने फिर आंदोलन कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ शरीक नहीं होऊंगा, मेरा ये राज्य अलग रहेगा, मेरी विचारधारा अलग। तो वो तब भी आतंकवादी थे, आज भी आतंकवादी है। लेकिन साहिब जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मुगलों के इतिहास से इतनी दिक्कत है, जो मुगलों की यहाँ पे बनाई हुई चीजें हैं उनको क्यों नहीं तोड़ देते? लाल किला तोड़ दो, कुतुब मीनार तोड़ दो, ताजमहल तोड़ दो, फिर उनको क्यों रख रहे हो? इसमें भी दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। भारत की तरह ही कभी स्पेन भी मुसलमानों का गुलाम हुआ, लेकिन 200 या 300 साल के बाद स्पेन ने स्वतंत्रता हासिल की, और सबसे पहले मैकावली के सिद्धांत के हिसाब से उन मुस्लिमों द्वारा स्थापित जो भी उनकी व्यवस्था थी उसकी नींव उखाड़ कर फेंक दी। अगर यही बात लोगों की मान ली जा, मुख्य रूप से आप ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का किला, ये गुणगान करने की बात, अगर भारत सरकार आज उन अवशेषों को समाप्त भी कर दे तो लोग भूल जाएंगे। 100 साल के बाद आदमी ये भूल जाएगा कि हम कभी किसी के गुलाम थे। तो इतिहास में रीराइटिंग, यानी इतिहास लेखन, इतिहास का पुनर्स्थाप, ये तो सैद्धांतिक है, जो शैक्षणिक और सत्ता के ऊपर निर्भर करता है। सत्ता किस प्रकार से अपने नागरिकों को, अपने युवा पीढ़ी को इतिहास में क्या सिखाना पढ़ाना चाहती है, ये सरकार और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। अगर सरकार या समाज, हिंदू समाज सिर्फ अपने बच्चों को मुसलमान, अब एक विषय देखिए आप कितना विचित्र, हम अंग्रेजों के 90 साल, यानी वैसे तो 200 साल बताऊँ, लेकिन अगर ये मान लें कि 90 साल हम दास रहे, तो फिर ये 400 साल या 500 साल मुसलमानों की दास्ता को क्या कहेंगे? क्या वो स्वतंत्रता का काल था? वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। मुगलों की गुलाम वंश, तुगलक वंश, ये जितने भी वंश हुए हैं, लोधी डायनेस्टी, ये क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी? यानी तलवार के दम पर उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, दिल्ली पर, लाहौर पर, या आगे जाकर बंगाल, मुर्शिदा, इन क्षेत्रों पर कब्जा किया और अपनी सत्ता स्थापित की और तलवार के दम पर राज किया। तो क्या वो आदर्शवादी व्यवस्था मानी जाएगी? क्या वो, या वो हिंदुओं के लिए एक दास व्यवस्था? हिंदुओं के लिए तो ये देश लगभग 1000 साल से दास है। यानी आप ये समझ लें, ऐतिहासिक रूप से 992 में मोहम्मद गोरी का बाप इस्तक बिन, जिसने गजनी से आगे सबसे पहली बार पेशावर और मुल्तान की साइड पर कब्जा किया, और उसके बाद से आज तक निरंतर पूरा देश तलवारबाजी में उलझा हुआ। विकास के कोई भी, आप चाहे आयुर्वेदिक का क्षेत्र ले लें, साहित्य का क्षेत्र ले लें, लगभग आप ये समझ लें वो शून्य की तरफ है। क्योंकि इस देश में पीछे 1947 तक तो हिंदू मुस्लिम की तलवारबाजी ही नहीं रुकी। तो ये तो इतिहास लेखन तो बहुत ज़रूरी है, उसे नए ढंग से लिखा जा और अपनी युवा पीढ़ी को भारत के संदर्भ में ही इतिहास को पढ़ाया जा। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, अकबर को महान बताया, फिर महाराणा प्रताप क्या था? वो कहते रहे बहुत बहादुरी से लड़ा और अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे। फिर इनमें महान कौन था? अकबर महान था या महाराणा प्रताप? ये तो इस देश की जो आम जनता वो निर्धारित करेगी। महाराणा प्रताप बिना संसाधनों के, ये सत्य मान लिया जाए कि भाई सभी जितने हिंदू दलाल राजा थे वो अकबर के साथ चले गए, लेकिन जो छोटी छोटी रियासतें थोड़ी बहुत राष्ट्रीय सोच रखती थी, अपने एक संस्कृति के लिए लड़ रही थी, वो महाराणा प्रताप के साथ आखिर तक रहे। यहाँ तक कि शिवाजी के टाइम तक ये संघर्ष सतत रहा हिंदू का, वो आज भी है। आज भी आप पूरे देश में देखें तो वो एक दोनों विचारधाराएं साथ साथ। तो ये तो इतिहास का लेखन एक कला है जिसे कभी आप पूर्ण नहीं कर सकते। कुछ लोग, साईं जी आप तो मुस्लिम है, कुछ लोग आप आज भी मुगलों को अपना वंशज मानते हैं, औरंगजेब को अपना वंशज मानते हैं। नहीं, भारत में कोई मुगलों का वंशज नहीं। यहाँ पे डेमोग्राफिकली कभी देखें तो आप मुजफ्फरनगर को ले लें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुगलों की संख्या अगर पूरे एक किसी गांव के हिसाब से लगाओ तो 5000 भी नहीं है। यानी लगभग मुजफ्फरनगर की आबादी जहाँ 31 लाख के करीब है, मुझे नहीं लगता यहाँ 5000 भी मंगोल है। रही बात पठान की, पश्तून पहले हिंदू थे, वो भी कन्वर्ट हुए, और बाकी जितने हिंदू राजपूत
या दूसरी जातियाँ वो सब कन्वर्ट हुई, मुले जाट हैं, मुस्लिम त्यागी हैं, या दूसरी सभी जातियाँ हैं यहाँ पूरे भारत में। आगे जाकर अहीर हैं, उससे आगे जाकर पंजाब में आप देखो पूरे इसका आयरन से भरा हुआ था, मुस्लिम राजपूतों से भरा हुआ, ये सब लोग यहीं के कन्वर्टेड। ये कहाँ विदेश से थोड़ी आए, इनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, इनके पूर्वज सब एक ही थे। जो लोग सवाल उठा रहे कि बदलाव नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। अब आप ये देखिए भौगोलिक और पर्यावरण के हिसाब से ही मौसम परिवर्तन हो रहा, तो इतिहास का परिवर्तन क्यों नहीं होगा? इतिहास पहले भी तो हो सकता था ना परिवर्तन। नहीं, पहले तो इच्छा शक्ति ही नहीं थी। पहले जब कांग्रेस की या किसी भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसने इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास के लेखन को, उसकी संस्कृति के अनुरूप इतिहास लेखन के काम को किया हो, उस अपने दायित्व का निर्वहन किया हो, पहले किसी ने इसे जरूरी नहीं समझा। अगर ये आज सरकार इसे सकारात्मक कदम को उठा रही तो ये कदम सराहनीय है। भाई हम अपने बारे में, अपनी हम क्या थे इसके बारे में भी तो पढ़ें। हम विदेशी आक्रांता आए, ये सच है। अगर ये मान लिया जाए कि वो आके यहाँ बस गए, उन्होंने शादी विवाह यहीं किए, ये सब पढ़ाते हैं कि जहांगीर की माँ हिंदू थी, शाहजहाँ की माँ हिंदू थी। क्या ऐसी भी कोई घटना है जिसमें इनकी लड़कियों ने हिंदू राजकुमारों से शादी की? ऐसा कोई इतिहास में आप ये लगा लें, औरंगजेब की लड़की ने शिवाजी को भगाने में मदद की थी, लेकिन वो भी शादी नहीं कर पाई क्योंकि औरंगजेब इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। तो इवन औरंगजेब जैसा कट्टरपंथी, जो एक कश्मीरी लड़की, उसका एक अलग इतिहास है, वो उससे प्यार करता था, वो उसकी डेथ होगी, वो शादी नहीं कर पाया। वरना हिंदू लड़की से शादी करना जायज, उन्हीं राजकुमारों, उन्हीं राजघरानों की लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले, वो अवैध। तो ये तो इतिहास का एक अभिन्न है। मतलब एक पक्ष जी, कांग्रेस ने इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश क्यों किया? इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? कांग्रेस तो एक वही बात है, ये पाकिस्तान वाले इसके बारे में अच्छा बताते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा संगठन था जो सिर्फ सत्ता के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा। ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के नहीं बल्कि सत्ता की अंग्रेजों के साथ भी भागीदारी चाहते थे। कांग्रेस सरकार के द्वारा जो इतिहास लेखन का काम, जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया, वो था जो प्रोफेसर ताराचंद जैसे लोगों ने लिखा, जिसमें प्राचीन भारत की आलोचना, मध्य भारत की प्रशंसा और आधुनिक भारत यानी अंग्रेजी काल के शासन की विशेषताएं, चूँकि सारा विकास अंग्रेजों की ही देन, इन्होंने ये प्रमाणित कोशिश करी करने की। अब बीच में रह गया एनसीईआरटी ने मुगलों के 200 साल के इतिहास को, यानी 1526 में यहाँ पहली बार बाबर आया। बाबर के टाइम से लेकर बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के बीच का जितना इतिहास है उसे इन्होंने मुगल काल, स्वर्ण काल, यानी जितने काल हो सकते थे श्रेष्ठ काल, वो सब ये बताए गए। कांग्रेस चाहती थी वो अपने टेस्ट का इतिहास लिखवा सके। उसी टेस्ट के इतिहास को लिखवाने के, अपनी रुचि के इतिहास को लिखवा के उन्होंने बच्चों को इसे पढ़ाया, जो स्वतः ही एक प्रदूषण का एक प्रदूषित इतिहास था। उसमें कभी भी किसी भारतीय प्राचीन पद्धति को कभी कोई प्रशंसा इस प्रकार नहीं की गई कि जैसा हम लोग जंगली थे, यानी आप ये समझ लें हम खाने पीने का, रहने सहने का कोई ढंग नहीं जानते थे। ये सब प्राचीन भारत का हिस्सा, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था थी। प्राचीन भारत यानी हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया वो थी जिसे अंग्रेजों ने बताया कि हम मॉडर्न हैं। अब प्रश्न यह है क्या एनिसेंट इंडिया में सब लोग बिल्कुल जंगली गंवार, ना खाना जानते थे ना पीना जानते थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ख़राब था। तो इस प्रकार के इतिहास लेखन को पढ़ाकर माध्यमिक शिक्षा में, चूँकि माध्यमिक से प्रारंभिक शिक्षा में तो कुछ त्रुटियाँ हो तो बच्चा फिर भी सीख जा, लेकिन माध्यमिक के बाद सभी बच्चे बहुत कुछ सीखने और जानने लगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए पिछले करीब 75 वर्ष में वही मुगलों का या वही मुस्लिम काल का इतिहास जो स्वर्ण युग था, ये दर्शाने की कोशिश करी। इसके विपरीत आप, चूँकि भारत का और बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा एक ही सिद्धांतों पर हुआ था। अब इन्हीं माध्यमिक शिक्षा की किताबों को अगर पाकिस्तान की आप पढ़ें तो उसमें कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन है और हिंदूवादी संगठन है जिसने इस देश के बंटवारे की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग के ऊपर टाली, जबकि विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस थी। तबका इसका विरोध कर रहा है कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए था। एक तबका खुशैफ का कहना है कि भारत धीरे धीरे अब अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, अखंड भारत तो ऐसा अखंड भारत करके क्या करेंगे? इस 22 करोड़ भूखे मुसलमान को पाकिस्तान के को भारत में मिला के कौन तैयार होगा? इसका वजन भारत पे एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा अभी। लेकिन माननीय भागवत जी ने भी कहा कि भाई पाकिस्तान, चूँकि हमारा ये सच, मुल्तान पहले मूल स्थान था, इसका नाम प्रहलादपुरी था। लाहौर खुद लौकुश यानी भगवान रामचंद्र के वंशजों के नाम पर पड़ा। रावलपिंडी अभी इस्लामाबाद। तो भाई ये तो कसक तो हिंदुओं का है कि भाई वो हिस्सा जो हमारा था कभी, आज वो पाकिस्तान के नाम से अलग है।
वो हमारे अधीन होना चाहिए। तो विचारधाराओं का टकराव है। ऐसे हिंदू बहुत हैं जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि हम विलय हों, हम इसके मालिक और काबिज हों। ये तो विचारधारा है उनकी अपनी। अच्छा साहिब जी, ऐसी तीखी और कड़वी बातें कैसे कर लेते हैं? डर नहीं लगता कि कल को कोई फतवा वतवा देवन से जारी हो जाए? ये तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किसी से फतवा देने से क्या मतलब है? ये तो इतिहास है। पाकिस्तान सबको पता, पहले कभी वहाँ 100 के 100% हिंदू थे। अब अगर मैं आपको बताऊँ, पठान ब्राह्मणों का एक गोत्र, कोई भी इसे विश्वास नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपको ये जब ये देखेंगे, कहने का शकुनी का, कहने का गंधारी कहाँ की थी, गंधार की, तो वहाँ ब्राह्मण भी रहे होंगे, उनका गोत्र भी अफगान रहा होगा। वो क्षेत्रीय, क्योंकि हर क्षेत्र के ब्राह्मण के गोत्र अलग अलग। आज में सब जितने भी ब्राह्मण गोत्र के लोग थे सब मुसलमान। वो तब भी शकुनी के खानदान के थे। अभी भी वो बम फाड़ते हैं, वो शकुनी के ही काम करते हैं, क्योंकि उसका तो खानदानी पेशा है। अगर आप जेनेटिकली उसके रेस के हिसाब से देखें, यानी जब महाभारत होने के बाद युधिष्ठिर ने एक यज्ञ करने का विचार किया कि भाई एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिसमें भारत को एकीकृत किया जाए, तो जो शकुनी मामा का लड़का था उसने फिर आंदोलन कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ शरीक नहीं होऊंगा, मेरा ये राज्य अलग रहेगा, मेरी विचारधारा अलग। तो वो तब भी आतंकवादी थे, आज भी आतंकवादी है। अच्छा साईं जी, एक आखिरी सवाल है। हमने कुछ लोगों से बात की, मुस्लिमों से, उनका कहना है कि आप इस्लाम का उदय हटा रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? वो शिक्षा तो हम घर पे दे देते हैं, आप मिटा दो किताबों से, लेकिन जो हम शिक्षा है वो तो दे देते हैं ना। नहीं, शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बताऊं, वहाँ इस्लामिक कल्चर एक सब्जेक्ट, लेकिन आप किसी मेरठ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, शायद बनारस में तो, बाकी में तो किसी में हिंदू संस्कृति का कोई चैप्टर है नहीं जिसमें वेद, वेदांत, गीता इसका अध्ययन कराया कंपलसरी रूप से जाता हो। तो ये तो एक आदमी के मन की बात। मान लो आप अपने बच्चे को घर पर एक्स्ट्रा टाइम में एक अच्छे संस्कार, धर्म की शिक्षा दे रहे, ये तो व्यक्तिगत आपका। लेकिन मॉडर्न साइंस जहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट पढ़ने, वहाँ धर्म से क्या मतलब? धर्म बिल्कुल आपका निजी, अपने घर में पढ़ने का विषय। आप घर में पढ़ो, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दें, बस इससे मतलब है। शैक्षणिक संस्थाओं में मैंने आप इंजीनियरिंग में अगर बैठ कर हिसाब लगाने लगे, ये तो समझ में आवे कि भाई हम वैदिक गणित पढ़ रहे, लेकिन अगर वैदिक गणित में साहब हम मंत्रों उच्चार करने का तरीका सीख रहे, उससे क्या मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज का? तो लग रहा है इससे कुछ बदलाव आएगा। अरे भाई, जब इतिहास लेखन या जो आधुनिक शैक्षणिक पद्धति वो बदली जाएगी, तो इसके अच्छे बुरे प्रभाव, ये तो इतिहास भी एक विषय, आने वाला भविष्य उसका फिर इतिहास बनेगा। इसके परिणाम अच्छे रहेंगे तो लोग गुणगान करेंगे, बुरे रहेंगे तो लोग आलोचना करेंगे।